हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आई थिंक ये सीएससी का सिलेबस है। तो जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ते होंगे वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। हम लोग के सिलेबस में जो दिया गया है तो हम सिंपली समझेंगे, ठीक, सिंपल शब्दों में समझेंगे जो भी कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, कि क्या होता है, इसके अलावा कैसे वर्किंग होती है, उसका जो एक जनरल वर्किंग प्रोसेस है वो देखेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, वो भी एक डेटाबेस ही है। ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक डेटाबेस है। डेटाबेस कहने का क्या मतलब है, ये भी एक डेटा स्टोर करने का ही सिस्टम है, जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है या इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, ये अलग, मतलब जो दूसरे डेटाबेसेस हैं, जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं, उनसे ये काफ़ी अलग है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही सिक्योर सिस्टम होता है। इसको इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ करना, किसी तरह की चेंज करना, हैक करना, इसको एकदम से मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, बहुत सिक्योर होता है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो और डेटाबेसेस में नहीं होते, जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे पहले तो क्या है, ये भी एक डेटा को स्टोर करने का, उसको जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें शेयर करने का एक तरीका ही है। ठीक, देखते हैं। देखिए, blockchain technology is a way to securely store and share information in a decentralized manner. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, एक तरीका है, एक सिस्टम है सिक्योरली स्टोर करने का और शेयर करने का इंफॉर्मेशन को एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में। डिसेंट्रलाइज्ड मैनर का क्या मतलब होता है कि ये किसी एक पर्सन, किसी एक अथॉरिटी के पास उसका कंट्रोल नहीं रहता है। मतलब देखिए, एक सेंटर में है, एक चीज़ जुड़ी हुई है, जो भी ब्रांच है, और इससे कई सारे अ, जुड़े हुए, नेटवर्क पूरा बना हुआ है। तो जो भी कंट्रोल है ना, जो भी इंफॉर्मेशन का, इसके पास जो भी कंट्रोल है इंफॉर्मेशन का, वो इसके पास है, जो सेंटर में अथॉरिटी है उसके पास है। तो ये क्या कहते हैं, इसको इसको सेंट्रलाइज्ड कहते हैं। जब किसी सेंटर अथॉरिटी के पास कंट्रोल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको सेंट्रलाइज्ड कहते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज क्या क्या का मतलब क्या होता है, कि किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास कंट्रोल नहीं होता है। जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, वो सब में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, क्या, डिसेंट्रलाइज्ड होना। इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए चेन ऑफ ब्लॉक्स। चूंकि इसका नाम है ब्लॉकचेन, होता क्या है ब्लॉकचेन में, ब्लॉक्स का चेन होता है। एक ब्लॉक हो गया, दो ब्लॉक हो गया, तीन, मतलब ब्लॉक्स का चेन होता है। ये ब्लॉक्स आपस में जुड़े होते हैं, और हर ब्लॉक में क्या होता है, एक लिस्ट होती है पूरी ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस मतलब जो भी डेटा शेयर किया गया है, कोई मनी ट्रांसफ़र किया गया है, कोई चीज़ सेल की गई है, बाई की गई है, तो जो भी वो ट्रांजैक्शन का डेटा है वो इन ब्लॉक्स में क्या होता है, सेव होता है। ठीक है, इन ब्लॉक्स में ये रहता है। और ये ब्लॉक्स क्या होती है, आपस में जुड़ी होती हुई हैं, और किसके द्वारा, क्रिप्टोग्राफी के द्वारा। दीज ब्लॉक्स आर लिंक टुगेदर यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, क्रिएटिंग एन अनचेंजेबल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। जिससे क्या होता है, जो भी रिकॉर्ड इसमें है, जो भी इसमें रिकॉर्ड है, क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी के द्वारा क्या की गई होती है, लिंक की गई होती है ये ब्लॉक्स, तो इनको चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक एक कोड के माध्यम से इनको क्या करना, इनक्रिप्ट करने का जो तरीका है वो क्रिप्टोग्राफी होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या जानना है, अब तक हमने क्या जाना है, या आपको क्या जानना है, कि सबसे पहली बात तो क्या, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तरह की डेटाबेस है। मतलब क्या है, ये भी डेटा स्टोर और शेयर करने का एक मेथड है, और ये मेथड डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में काम करता है। दूसरी बात, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक्स होते हैं, और उन ब्लॉक्स के अंदर पूरी ट्रांजैक्शंस की लिस्ट होती है, मतलब रिकॉर्ड होता है। और हर ब्लॉक क्या होते हैं, जो भी ब्लॉक्स होते हैं वो लिंक होते हैं क्रिप्टोग्राफी के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, इसमें तीन चीज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक होता है ब्लॉक, कंपोनेंट इसके होते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, दूसरा नोड, और तीसरा माइनर। तो ब्लॉक क्या होता है,
तो हर ब्लॉकचेन में क्या होता है, मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, कई सारे n नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं और हर ब्लॉक में फिर 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है हमारी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम कह सकते हैं ये 3 चीज़ें मेन चीज़ें हैं इसमें, ब्लॉक्स हैं, नोड्स हैं और क्या है, माइनर्स हैं। अब ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक में हम क्या रखते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस का इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको रखते हैं। अब ये ब्लॉक भी ना 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक ब्लॉक में क्या होंगी, 3 चीज़ें होंगी, क्या, डेटा, नॉन्स और हैश। क्या होता है देखिए, तो एवरी चेन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स, हर ब्लॉक चेन में जो भी चेन होती है उसमें मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं और हर ब्लॉक में क्या होती है, 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो डेटा होता है ब्लॉक में, मतलब डेटा मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई ट्रांजेक्शन हुई है या फिर कोई भी चीज़ है जो इंफॉर्मेशन है वो होता है उस ब्लॉक में। उसके बाद क्या होता है, नॉन्स, नॉन्स या फिर नाउन्स कह सकते हैं इसे। तो नाउन्स या नॉन्स का क्या मतलब होता है, नंबर यूज्ड ओनली वंस, कौन सा नंबर जिसको सिर्फ एक बार यूज किया गया है, हो किया जाए। तो नॉन्स क्या होता है, अ नॉन्स इन द ब्लॉक चेन इज अ होल नंबर दैट इज रैंडमली जनरेटेड व्हेन अ ब्लॉक इज क्रिएटेड। तो जब भी कोई एक ब्लॉक क्रिएट किया जाता है, ब्लॉक बनता है, तो उसी के साथ एक होल नंबर, एक नंबर अपने आप जनरेट होता है, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन्स कहते हैं। और विच देन जनरेट्स अ ब्लॉक हेडर हैश, और जब वो नॉन्स क्रिएट होता है ना, तो क्या होता है, उसी के साथ साथ वो बाद में एक हैश को क्रिएट कर देता है। ठीक, देखिए क्या हुआ कि पहली बात तो ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। ब्लॉक में क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं, डेटा होता है, नाउन्स होता है और हैश होता है। तो डेटा तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो चीज़ हो गई। उसके बाद नाउन्स क्या होता है, जैसे ही एक कोई ब्लॉक क्रिएट होता है, जैसे ही कोई एक ब्लॉक क्रिएट होता है तो उसी के साथ एक नंबर जनरेट होता है, ठीक है, और उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन्स कहते हैं। जैसे ही वो नंबर जनरेट होता है तो उसके बाद क्या होता है, एक हैश जनरेट होता है, ठीक है, हैश। अब हैश क्या होता है, तो हैश भी क्या है, अ हैश इन ब्लॉकचेन इज अ नंबर परमानेंटली अटैच टू द नॉन्स, ये भी एक नंबर होता है जो नॉन्स से परमानेंटली अटैच्ड रहता है, ठीक है। तो देखिए एक बार हम ऐसे बात करते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, हम ब्लॉक की हमने बात की कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में 3 चीज़ें हैं, 3 कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं, ब्लॉक, नोड्स और क्या है, माइनर्स, बीएनएम। ब्लॉक में 3 चीज़ें होती हैं, डेटा होता है, ब्लॉक में 3 चीज़ें होती हैं, कौन सा होता है, डेटा होता है, नॉन्स होता है और हैश होता है। डेटा जो भी हमने ब्लॉक में, जो भी हमने ब्लॉक में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने उसको रिकॉर्ड किया, वो क्या हुआ, डेटा हुआ। उसके बाद जैसे ही कोई ब्लॉक जनरेट होता है तो उसी के साथ साथ एक नंबर जनरेट होता है, उसको हम नॉन्स कहते हैं, और नॉन्स जब जनरेट होता है तो वो एक हैश जनरेट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है कि व्हेन द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ अ चेन क्रिएटेड अ नॉन्स जनरेट्स द क्रिप्टोग्राफिक हैश। तो जैसे ही कोई एक क्या होता है, ब्लॉक जनरेट होता है चेन का, तो उसके साथ वो एक नॉन्स जनरेट करेगा, एक नंबर, और वो नंबर क्या होता है, क्रिप्टोग्राफिक हैश जनरेट करता है। तो द डेटा इन द ब्लॉक इज कंसीडर्ड साइंड and forever tied to the nonce and hash unless it is mined। तो जो डेटा होता है ब्लॉक में वो क्या किया जाता है, उसको साइंड कंसीडर किया जाता है और नॉन से हमेशा टाइड, मतलब उससे बंधा हुआ रहेगा जब तक उसको माइंड नहीं किया जाएगा। माइंड नहीं किया जाएगा क्या मतलब, माइनर्स जानना पड़ेगा कि माइनर्स क्या होता है। तो देखिए माइनर जो होता है वो नए ब्लॉक्स क्रिएट करता है चेन में, ठीक, किसके द्वारा, माइनिंग प्रोसेस के द्वारा। तो तो 3 चीज़ें हो गई हमारी, ब्लॉक हो गया, फिर नोड हो गया और माइनर। नोड नहीं लिखा है क्या मैंने, नोड क्या होता है ना, नोड जो अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क जुड़े होते हैं ना उनको नोड्स कहते हैं हम। जो अलग अलग नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का उसको नोड कहते हैं। उसके बाद जो माइनर्स है, तो माइनर क्या है, नए ब्लॉक्स ऐड करने का काम करते हैं। तो एक ब्लॉक चेन में
क्या होता है, हर ब्लॉक का अपना एक यूनिक नॉन्स होता है और हैश होता है। ठीक, मतलब अगर ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, तो सारे ब्लॉक्स का अपना एक यूनिक नॉन्स होगा। ठीक, और एक अपना एक यूनिक हैश होता है, इसका अलग नॉन्स हैश होगा, इसका अलग नॉन्स हैश होगा और इसका अलग नॉन हैश होगा। ठीक है, और एंड उसके बाद क्या है, बट ऑल्सो रेफरेंसेस द हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक इन द चेन। सो माइनिंग ब्लॉक इज इंट इजी स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसको यहाँ पे बात की गई है कि जो माइनिंग का प्रोसेस है, मतलब नए नए ब्लॉक्स जोड़ने का प्रोसेस है, वो ईजी नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे जुड़ता है, क्या होता है, ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो बेसिक चीज़ है वो जानने की ज़रूरत है। तो ये हुआ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, और जो 3 मेन चीज़ें हैं इसमें वो हो गई। अब हम बात करते हैं ना कि की फीचर्स क्या-क्या हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, जो इसको सिक्योर बनाती हैं और सारे और जो अलग-अलग डेटाबेसेस हैं उनसे अलग करती हैं इनको। तो देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज बिल्ट ऑन अ फाउंडेशन ऑफ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के फाउंडेशन पे बनाया गया है, दैट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम ट्रेडिशनल डेटाबेसेस। जो इसको ट्रेडिशनल जो डेटाबेसेस हैं उनसे अलग करता है। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक या फीचर क्या होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि नो सेंट्रल अथॉरिटी और कंट्रोल ओवर द सिस्टम। किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी का इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इंस्टीड जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स और नेटवर्क। जो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो मल्टीपल कंप्यूटर जो उससे जुड़े हुए हैं उनके पास रहती है, कि सबके पास वो चीज़ रहती है, किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं रहती है। ठीक है, तो देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है। मान लीजिए किसी सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही डेटा रहता या फिर कंट्रोल रहता, और मान लीजिए किसी ने सेंट्रल अथॉरिटी को क्या कर दिया, हैक कर लिया, मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया, फिर तो सब कुछ पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से जब सबके पास वो डेटा है, सारे कंप्यूटर सारे नोड्स के पास वो इंफॉर्मेशन है, तो क्या होगा, कोई सेंट्रल अथॉरिटी बीच में है ही नहीं, तो वो चीज़ हैक करने या फिर चेंज करने आसान नहीं होगा। तो दिस डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स द ब्लॉकचेन मोर सिक्योर, इसीलिए इसको ज़्यादा सिक्योर सुरक्षित बनाती है, और लेस प्रोन टू मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन उतना आसानी से नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि नो सिंगल एंटिटी हैज़ कंप्लीट पावर। किसी एक सिंगल एंटिटी के पास पूरी पावर नहीं होती है जो भी चेंज कर सके दूसरे नेटवर्क के बिना एग्रीमेंट के। ठीक है, सबका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। ये कुछ ऐसा है डिसेंट्रलाइजेशन कि मान लीजिए कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, 4-5 फ्रेंड्स हैं, तो उनमें क्या है कि जो भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप या फिर क्या करें ना, ये आप जो भी अपने महीने का खर्चा है, सब लोग 4-5 फ्रेंड क्या करते हैं, लिखते हैं। या फिर आप नहीं ऐसे समझते कि आपको क्या कर रहे हैं, कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं, ठीक, 5-6 फ्रेंड्स हैं, तो आपने क्या है, एक लिया आप लोग ने कॉपी और उस पे क्या ऐड करना शुरू कर दिया कि कौन कितना कितना देगा। ठीक है, पैसा कितना कितना देगा, तो कोई 100 दे रहा है, कोई 200, कोई 50 ऐसे दे रहा है। तो क्या होगा, अब वो चीज़ आप लिख लेंगे इस कॉपी पे, इस पेज पे जो भी है ना, इस पेज पे लिख लेंगे कि किसी ने 100 दिया है, किसी ने 50, किसी ने 20, ऐसे करके लिख लिया है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके आगे नाम लिख देंगे कि इसने इसने दिया है। और ये जो पेज है उसका क्या कर लेंगे, जो 6 फ्रेंड है सबके पास वो कॉपी रहेगी। ठीक है, तो मान लीजिए इससे ये बना रहेगा कि हाँ, इस सब ने इतना इतना पैसा दिया है। अब किसी एक का अगर खो भी जाएगा, तो और 5 लोगों के पास तो ये पूरी कॉपी पड़ी हुई है, डेटा पड़ा हुआ है, तो इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि हाँ इसने इतना पैसा दिया, ये इतने इसने पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब किसी एक सिंगल अथॉरिटी, मतलब सेंटर अथॉरिटी के पास कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, सबके पास वो शेयर्ड क्या रहेगी, इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है। दूसरा होता है इम्यूटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। इम्यूटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एक बार जब आपने ब्लॉकचेन में डेटा को रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद उसको चेंज या फिर टेम्पर नहीं किया जा सकता, मतलब उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती, कोई चेंज उसमें नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को कहते हैं इम्यूटेबिलिटी। ये होता कैसे है कि
हर ब्लॉकचेन की हर ब्लॉक में क्या होता है, एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है। हम पिछले पढ़ के आए हैं। तो वो क्या जो हैश होता है ना, वो एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह होता है। तो जब भी अगर कोई चाहेगा डेटा को चेंज करना उस ब्लॉक में, तो वो क्या हो जाएगा, वो हैश चेंज हो जाएगा। और जैसे ही हैश चेंज हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, क्योंकि पहले एक पर्टिकुलर हैश था, मतलब वो डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह था। और फिर मान ली किसी ने उसको चेंज करने की कोशिश की, तो अब वो हैश चेंज हो जाता है। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि किसी ने इसके साथ कोई चेंज किया है, कोई छेड़खानी की है इसके साथ। ठीक है। और इसी की वजह से जो ब्लॉकचेन होता है वो हाईली सिक्योर होता है और ट्रस्टवर्थी होता है। तो ये इस चीज़ को क्या कहते हैं, इम्यूटेबिलिटी कहते हैं। मतलब एक बार आपने ब्लॉक में डेटा रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद उसको चेंज या फिर टेम्पर नहीं कर सकते। बात करते हैं अगर सिक्योरिटी की, तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है वो एडवांस्ड क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स यूज़ करती है, ताकि जो डेटा की इंटीग्रिटी है और कॉन्फिडेंशियलिटी है, मतलब उसका जो क्या कहते हैं, प्राइवेसी है, वो बनी रहे। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ब्लॉकचेन पे, वो इंक्रिप्शन के थ्रू सिक्योर्ड रहते हैं, जिससे जो अनऑथोराइज्ड पार्टीज़ हैं उन वो एक्सेस नहीं कर सकती हैं या फिर मैनिपुलेट नहीं कर सकती हैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जो दूसरों से इसको अलग करता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होती है, जितने भी नोड्स, जितने भी कंप्यूटर्स हैं जुड़े हुए हैं, सबके पास इंफॉर्मेशन रहती है, शेयर्ड इंफॉर्मेशन। जो कॉपी इसके पास है वो कॉपी इसके पास सबके पास है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उन सबको वो डेटा विजिबल होता है। किसी एक के पास तो अथॉरिटी है ही नहीं, कंट्रोल है ही नहीं। तो क्या होगा, जितने लोग रहते हैं उस नेटवर्क में, उस सबके पास वो क्या होती है, वो डेटा विजिबल होता है, वो इन्फॉर्मेशन विजिबल होता है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो इट बिल्ड्स ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी बिकॉज एवरीवन कैन वेरीफाई एंड वैलिडेट द ट्रांजेक्शन। तो इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही की एक क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इससे क्या होता है, क्योंकि सब लोग जो होते हैं नेटवर्क में उसको ट्रांजैक्शन को वेरीफाई और वैलिडेट कर सकते हैं, सबके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इससे क्या होता है, एक फ़ायदा इससे ये होता है ट्रांसपेरेंसी से, कि जो इंटरमीडियरीज होती हैं, बीच में जो रहते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ब्लॉकचेन में शेयर लेजर एसेसिबल टू ऑल रहता है। शेयर लेजर, अब लेजर क्या है, लेजर भी कभी आप सुनेंगे। लेजर मतलब सिंपली जो आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, लेजर मतलब होता है बही खाता। तो जो भी आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं ब्लॉक में, तो वो एक्चुअली पहले लेजर में रिकॉर्ड होगी, उसके बाद क्या होगी, ब्लॉक में होगी। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, ये लेजर में आपने रिकॉर्ड किया, इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, अब इसको ब्लॉक के अंदर डाल देंगे, तो वही चीज़ है। अब नेक्स्ट है ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी मतलब ट्रैक करने की जो एबिलिटी, आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, मूवमेंट आप पता कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू ट्रेस एंड ट्रैक द ओरिजिन एंड मूवमेंट ऑफ एसेट्स और डेटा ऑन द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में जो भी डेटा है, तो उसकी ओरिजिन को और उसकी मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं, और इसी चीज़ को ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यह भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो ईच ट्रांजेक्शन इन द ब्लॉकचेन इज लिंक टू प्रीवियस वन। हर जो ट्रांजेक्शन होता है ब्लॉकचेन में, वो दूसरे से जुड़ा होता है। मतलब एक चेन में कुछ अगर है तो वो दूसरे से जुड़ा रहता है, फॉर्मिंग अ चेन ऑफ ब्लॉक्स। तो एक चेन ऑफ ब्लॉक्स बन जाता है और इसी को ब्लॉकचेन कहते हैं। तो दिस चेन ऑफ ब्लॉक्स क्रिएट अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस, मेकिंग इट इजी टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ एन एसेट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इससे क्या होता है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ब्लॉक्स, तो सबके पास एक रिकॉर्ड होता है, एक हिस्ट्री होती है सबकी। तो इससे पता करना आसान हो जाता है, जो भी ओरिजिन है या मूवमेंट है, जो भी डेटा है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट है कंसेंसस। तो कंसेंसस भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द एग्रीमेंट अमंग द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क अबाउट द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितने भी नेटवर्क जुड़े हैं, जितने भी नोड्स या कंप्यूटर्स हैं, तो अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा, तो इसमें से क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, जब सब लोग वैलिडेट करेंगे, सब लोग एटलीस्ट मोर देन 50%, जब जो पार्टिसिपेंट है वो जब तक वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए कंसेंसस होना चाहिए, और जब वैलिडेशन होगी तभी ट्रांजैक्शन होता है।
तो इट एंश्योर दैट एवरीवन एग्रीज ऑन द ऑर्डर एंड एक्यूरेसी ऑफ द ब्लॉक। अब नेक्स्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है ना, ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं प्री डिफाइंड रूल्स के साथ। मतलब कि कुछ अगर स्टैंडर्ड पहले से तैयार किया गया है किसी चीज़ के लिए, किसी ट्रांजेक्शन के लिए, अगर वो पूरा हो रहा है, वो सारे रूल्स पूरे हो रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है तो वो क्या करेगी, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगी ट्रांजेक्शन को जब कंडीशंस मेट हो रहे हैं, मतलब पूरे हो रहे हैं। तो ठीक, तो ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, जो इसको दूसरों से अलग बनाती हैं, ज़्यादा सिक्योर बनाती हैं। कौन कौन से है, डिसेंट्रलाइजेशन, इम्यूटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद ट्रेसिबिलिटी, कॉन्सेंसस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कंप्यूटराइज जो भी मेथड है। तो हम यहाँ पे क्या है ना, जनरल जो एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, हम उसको देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब कोई पैसा इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है या फिर कोई चीज़ खरीदी या बेची जा रही है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ट्रांजैक्शन है, उसको ब्लॉक में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ब्लॉक में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, ब्लॉक में रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद ब्लॉक्स आर लिंक टुगेदर। जो भी ब्लॉक्स होते हैं उनको एक साथ जोड़ा जाता है। तो दीज ब्लॉक्स आर देन लिंक्ड टुगेदर फॉर्मिंग अ चेन। ठीक है, तो एक ये हुआ, क्योंकि देखिए सारे ब्लॉक्स में, सारे में क्या होती है, सेम इंफॉर्मेशन रहती है, शेयर्ड रहती है। तो इसमें क्या हुआ कि एक ब्लॉक में रिकॉर्ड क्या किया, एडिट लोड किया गया, रिकॉर्ड किया गया ब्लॉक में। तो उसके बाद क्या होता है, पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है कि ब्लॉक्स को अब लिंक किया जाएगा, तो एक चेन के फॉर्म में इन ब्लॉक्स को लिंक किया जाता है। और ईच ब्लॉक कंटेन्स अ बंच ऑफ ट्रांजेक्शन, और हर ब्लॉक में एक बंच ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। दूसरा स्टेप होता है। तीसरा है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। तो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में क्या होता है कि द ब्लॉक चेन इज स्प्रेड अक्रॉस मेनी कंप्यूटर्स और नेट। जो भी ब्लॉक चेन होता है, मतलब एक में आपने क्या किया, ब्लॉक में रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन, तो अब उस चीज़ को क्या किया जाएगा, स्प्रेड करवाएगा जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर हैं, नोड्स हैं, उन सबके पास, इंस्टीड ऑफ कंट्रोल बाय अ सिंगल अथॉरिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक सिंगल अथॉरिटी, सेंट्रल कंट्रोल नहीं रहता है, और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, सिक्योर फीचर होता है। उसके बाद क्या होता है, कॉन्सेंसस मैकेनिज्म। कॉन्सेंसस में क्या होता है कि वैलिडिटी की जाती है ना, अभी हमने देखा। तो जो नेटवर्क होता है यूजेस अ consensus mechanism like a voting system to agree on the validity of transaction. तो once approved the transaction are added to the blockchain। तो फिर क्या किया जाता है कि कॉन्सेंसस किया जाएगा, जब वैलिडेट कर देंगे जो भी नेटवर्क के पार्टिसिपेंट्स हैं, तब उसको क्या किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। और जब वो ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है, तो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद होती है क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी। तो क्रिप्टोग्राफी में क्या होती है कि ब्लॉकचेन यूजेस क्रिप्टोग्राफी विच इज लाइक अ सीक्रेट कोड। एक सीक्रेट कोड की तरह ये होता है क्रिप्टोग्राफी, टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन। दिस एंश्योर दैट ओनली ऑथोराइज्ड पार्टीज कैन एक्सेस टू अंडरस्टैंड द डेटा। तो क्या हुआ था कि अप्रूव हो गया, तो वो ट्रांजेक्शन को क्या किया गया, रिकॉर्ड कर दिया गया, मतलब उसमें अब ऐड कर दिया गया है परमानेंटली उस ब्लॉक में। तो अब क्या हो गया, अब उसको सिक्योरली कुछ इंक्रिप्टेड कोड के साथ उसको सिक्योर किया जाएगा, ताकि जो अनऑथोराइज्ड पार्टीज हैं वो नहीं देख पाए उसको, कोई चेंज नहीं कर पाए। जो सिर्फ ऑथोराइज्ड पार्टीज है वही देख पाए उसको। ठीक, तो ये जनरल हमारा प्रोसेस होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, ब्लॉकचेन में। उसके बाद जो ब्लॉक्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, लिंक किया जाता है। लिंक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब जितने भी नेटवर्क में मेंबर होते हैं सबके पास वो स्प्रेड कर दिया जाएगा। उसके बाद कंसेंसस होता है, वैलिडेशन किया जाता है इसमें। एक बार जब अप्रूव हो जाता है तो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा उसको इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, सिक्योर कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस क्या क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, बेनिफिट्स क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। तो एप्लीकेशन की बात करें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, तो सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, कोई भी जब प्रोडक्ट बनता है, तैयार होता है, तो शुरू से लेके अंत तक, मतलब प्रोडक्ट बनने से लेके उसका सप्लायर और जो कस्टमर है वहाँ तक पहुँचाने तक जो भी चीज़ें हैं, तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए अभी हमने फीचर में देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ट्रेसेबिलिटी होती है, विजिबिलिटी होती है, फीचर होते हैं, तो ये सारी मदद करते हैं फीचर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो भी उनका प्रोडक्ट है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रैक एंड ऑथेंटिकेट प्रोडक्ट, उसकी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, और काउंटरफिट गुड्स मतलब जो धोखाधड़ी गलत गुड्स है उसमें मिला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकथाम में सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मदद करती है। उसके बाद हेल्थ केयर में है, तो हेल्थ केयर में ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसको जो पेशेंट होता है उसकी उसकी डेटा को स्टोर और शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो सिर्फ ऑथोराइज्ड मेडिकल जो भी बॉडी है सिर्फ वही उस डेटा को क्या कर सके, एक्सेस कर सके, ताकि जो डेटा इंटीग्रिटी है और प्राइवेसी है वो बनी रहे। उसके बाद वोटिंग सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो वोटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एलिमिनेट्स वोटर फ्रॉड, तो इससे वोटर कोई फ्रॉड ना हो ये एलिमिनेट करता है। इलेक्टोरल जो प्रोसेस है वो बढ़िया से है, और जो एनोमिटी है और प्राइवेसी है पर्सन की, जो पर्टिकुलर किसी पार्टी को किसी पर्सन को वोट कर रहा है, तो वो उसकी प्राइवेसी जो है वो बनी रहे। तो वोटिंग सिस्टम में भी क्या किया जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फाइनेंस एंड बैंकिंग में यूज़ किया जाता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है अपने ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और जो टाइमिंग है उसको कम करने के लिए। उसके बाद सम बैंक्स यूज्ड ब्लॉकचेन फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रेसेबिलिटी पर्पसेस। बैंक्स होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए और ट्रेसेबिलिटी पर्पस के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। नेक्स्ट है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो मीडिया और एंटरटेनमेंट में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है रॉयल्टी पेमेंट्स के लिए। रॉयल्टी पेमेंट्स मतलब क्या होता है कि कोई एक ऑनर होता है किसी भी म्यूज़िक का या कोई भी आर्ट का, तो उसको उसका जो भी म्यूज़िक वगैरह यूज़ करने के लिए हम जो उसको पेमेंट देते हैं, तो वो रॉयल्टी पेमेंट है। तो रॉयल्टी पेमेंट्स में कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, कॉपीराइट प्रोटेक्शन में, एंटी पायरेसी मेजर में, इवेंट मैनेजमेंट में, ये सारी जगहों पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैनेजमेंट। तो ब्लॉकचेन को यूज़ किया जाता है एक डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम में, ताकि जो आइडेंटिटी थेफ्ट है, मतलब एक पर्सन की जगह कोई दूसरा नहीं आ रहा है ना, तो इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए भी आइडेंटिटी मैनेजमेंट में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है, तो जो प्रूफ है ऑनरशिप का उसको इस्टेब्लिश करने में, उसको प्रूफ करने में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो ऑनर होता है, तो वही ऑनर है इस चीज़ को प्रूफ करने में, इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में इंटेलेक्चुअल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, कुछ यूजेस है, एप्लीकेशंस हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला है अनकरप्टेबल। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है तो उसको क्या करना, उसको चेंज करना, ऑल्टर करना, उसको करप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इसके कई सारे फीचर हैं। मेनली डिसेंट्रलाइजेशन होता है और इम्यूटेबिलिटी होती है। इन सारी फीचर्स की वजह से जो ब्लॉकचेन होता है उसको करप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो किसी के पास सेंट्रल अथॉरिटी होती नहीं है, सबके पास शेयर्ड इंफॉर्मेशन होता है इसलिए, और उसके अलावा जो ब्लॉकचेन होता है उसमें नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर का कोई सिंगल पॉइंट भी नहीं रहता है, तो ये भी इसका फायदा है। उसके बाद एफिशिएंट। तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, उसमें सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं रहता है और जल्दी से होते हैं। लेकिन कुछ जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स होते हैं वो कभी कभी स्लो स्पीड और इनएफिशिएंसी भी फेस करते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, ये एफिशिएंट होते हैं। उसके बाद रेजिलिएंट।
तो ब्लॉकचेन क्या होते हैं, रेजिलिएंट होते हैं। मतलब अगर कोई एक नोड डाउन हो गया, मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क में डाउन भी हो गया, तो सारे कंप्यूटर्स जो है, सारे नोड्स जो है नेटवर्क में, उनके पास तो सेम डेटा है। तो ये इस चीज़ को हम रेजिलिएंट कहते हैं। उसके बाद ट्रस्ट वर्दी, तो क्योंकि ये सिक्योर रहता है, इसीलिए जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस नेटवर्क में, उनके अंदर एक ट्रस्ट, एक बिलीव क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। जो कन्फर्म्ड ब्लॉक्स होते हैं उनको रिवर्स करना, चेंज करना इम्पॉसिबल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसका मतलब जो होता है वो डेटा को चेंज करना या रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ये। तो कॉस्ट इफेक्टिव इस तरीके से होता है ना कि इसमें इंटरमीडियरीज की कोई ज़रूरत नहीं होती है इस तरीके से। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई इंडिया का पर्सन है, अमेरिका में जा रहा है, दूसरी कंट्री में जा रहा है, करेंसी वहाँ की अलग है, तो पहले यहाँ के लोग को क्या करना पड़ेगा, बैंक में पैसा देना पड़ेगा। बैंक उसको क्या करेगी, डॉलर में या जो भी कंट्री की करेंसी है उसमें चेंज करवाएगी, वहाँ पे भेजेगी। कुछ पैसा बैंक अपने पास भी रखेगा, ठीक है, ये काम करने के लिए। तो इसमें क्या है, ये जो बैंक जो अपने पास पैसा रख रहा है ना, वो वाला पैसा ये बचाता है, ठीक है। तो इस सेंस में ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो ठीक है, तो इट कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज इट ऑफन रिड्यूसेस द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद ट्रांजैक्शंस बाय एलिमिनेटिंग मिडिल मैन एंड थर्ड पार्टीज। मिडिल मैन और थर्ड पार्टीज को ये थोड़ा एलिमिनेट कर देता है, तो वो वाला पैसा बच जाता है। तो ये क्या है, ये एडवांटेजेस हैं। अब थोड़ा डिसएडवांटेजेस की भी बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस भी क्या क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो सबसे पहला है ऑनरशिप। तो ऑनरशिप में क्या है कि वैसे तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है बहुत सिक्योर होती है, उसको चेंज करना, ऑल्टर करना, हैक करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन तभी भी मान लीजिए कोई और दिक्कत हो गई ब्लॉकचेन में, तो फिर ऑनरशिप पे क्या किया जाता है, सवाल उठाए जाते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है उसके लिए। तो ये इसका दिक्कत है, क्योंकि सारे नोट्स, सारे कंप्यूटर क्या है, सबके पास शेयर्ड इंफॉर्मेशन है। तो मान लीजिए किसी में गलती हो रही है, तो आप किसको रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन इसके लिए भी होता है ऑनरशिप पर। दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज में ये चीज़ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या वो तैयार है अपने ऑर्गेनाइजेशन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए वो फाइनेंस है कि नहीं है, ठीक है। या वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहती भी है कि नहीं भी चाहती है। तो ये सारी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज के अंडर आती है। उसके बाद है डेटा चैलेंजेस। तो डेटा चैलेंजेस क्या है कि जैसे हमने उसमें देखा था कि इम्यूटेबिलिटी जो फीचर होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक बार आपने डेटा क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया ब्लॉकचेन में, तो उसको चेंज करना इम्पॉसिबल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ी डेटा को चेंज करने का, तो ये एक बहुत ही फिर मुश्किल वाला काम हो जाता है, ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ वर्क और टाइम लेता है इसमें, ठीक। तो वो चीज़ प्रॉफिट और ड्रॉबैक दोनों की तरह पे काम करती है। उसके बाद है स्टोरेज। तो स्टोरेज में क्या है कि द नीड फॉर स्टोरेज कैन ग्रो टू बी वेरी लार्ज ओवर टाइम विच रिस्क द लॉस ऑफ नोड्स इफ द लेजर बिकम टू लार्ज फॉर यूजर टू डाउनलोड। तो क्या होगा कि मान लीजिए स्टोर हुआ जा रहा है इंफॉर्मेशन, हुआ जा रहा है इंफॉर्मेशन, और इतना ज़्यादा डेटा हो जा रहा है कि फिर जो नोड्स हैं वो लॉस होते जा रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत आ जा रही है। तो इससे क्या हो, जो यूजर्स डाउनलोड करने चाहते हैं डेटा, तो उसमें दिक्कत हो रही है। तो कभी कभी स्टोरेज भी दिक्कत हो जाती है जब बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है तो। उसके बाद है एडॉप्शन और इंटीग्रेशन। एडॉप्शन और इंटीग्रेशन में क्या है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है कि बढ़ रही है, लेकिन अभी भी ये अपने अर्ली स्टेजेस में ही है, उतना इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ है। तो इसका जो वाइड स्प्रेड एडॉप्शन है कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, उसके लिए अभी टाइम लगेगा। हर इंडस्ट्री को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहुंचाने में अभी टाइम लगेगा। तो इसी के साथ साथ जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजीज है, अगर उनके साथ भी आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, तो वो भी क्या है, वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली मेथड है, और उसमें भी क्या होता है, टाइम लगेगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। उसके बाद है एनर्जी कंजप्शन। तो जो भी प्रोसेस है, ओवरऑल जो प्रोसेस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वैलिडेट करने का या फिर ट्रांजैक्शंस को ऐड करने का, तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगता है, ठीक। इससे हाई एनर्जी कंजप्शन होता है। तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो ये हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या मैं बोल रही हूँ, टेक्नोलॉजी हुआ टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।